पेडागोजी पढ़नी चाहिए, उनके लिए भी नोट्स वो वाले डलवा देंगे क्योंकि वो सब मेंशन्ड है। तो अभी जो सीटेट में पढ़ रहे हैं आप लोग ध्यान रखो, आगे DEET+B तक में यही मदद देने वाला है आपको। सीटेट के लिए 3 से 6 घंटे, और DEET+B में 6 घंटे से कम में चलेगा ही नहीं। बिल्कुल भूल जाओ कि अगले 1 महीने जो व्यक्ति 6 घंटे नहीं दे सकता उसका पेपर नहीं होगा क्लियर, लिख के ले लीजिए, है ना। कितनी भी अच्छी तैयारी आपने पहले से की हुई हो या नहीं की हुई हो, जो इस समय 6 घंटे नहीं दे पा रहा पेपर से 1 महीने पहले, इवन गॉड कैन नॉट हेल्प हिम। समझ रहे हो, मैं इतने कटु वचन नहीं बोलती हूँ, बट आप समझिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। महत्वपूर्ण टाइम है ये आपका, जब पेपर से महीने 20 दिन पहले, 1 महीना पहले जो फोकस एनर्जी आप में होनी चाहिए, आपको कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए पेपर के सिवा। चिंता में नहीं, चिंतन में, कि आप पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, पढ़ाई मस्ती से करनी है, लेकिन इस बात को लेकर सीरियस होना है कि कुछ और आपको दिखाई नहीं देता अर्जुन की आंख की तरह उस समय। अब एक महीने तक अगले सिर्फ पेपर दिखाई देता है, ना कोई घर वाले, ना कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ना कोई बच्चे, ना कुछ, ना कोई ट्यूशन, ना स्कूल। जितना हो सके अवॉइड कर सकते हैं आप। ठीक है सरीना, मिलेंगे। आप 130 नंबर लाइए, 125 प्लस भी लेकर के आइए, कोई बात नहीं। चलिए आते हैं लैंग्वेज एंड थॉट की बात करते हैं, और DEET+B में सिलेक्शन लीजिए बाकी लोग। लैंग्वेज एंड थॉट ये एक टॉपिक है, भाषा एवं विचार। इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आप इसको कह सकते हो कि भाषा का विकास कैसे होता है स्टेजेस में, लैंग्वेज एंड थॉट्स कैसे डिपेंडेंट हैं, क्या है भाषा एवं विचार। ठीक है, लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार, ये बात एकदम क्लियर है कि ये भाषा क्या है, विचार क्या है। देखिए, विचार जो आप मन में सोच रहे हैं, भाषा वो जब आप उसका प्रयोग कर रहे हैं उसको कन्वे करने के लिए, ठीक है ना। पियाजे और वाइगोत्स्की की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूं उनके बारे में ये थॉट, तो कि पियाजे क्या कहते हैं, थॉट और लैंग्वेज को लेकर के पियाजे और वाइगोत्स्की थोड़ा सा अलग सोचते हैं। जब बात पियाजे की होगी, ध्यान से समझिएगा, जब बात पियाजे की होगी और जब बात वाइगोत्स्की की होगी, तो अंतर क्या आएगा जब वो थॉट एंड लैंग्वेज की बात कर रहे होंगे। तो वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं, पियाजे कह रहे हैं पहले थॉट आता है, विचार से भाषा आती है, थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, विचार से भाषा आती है, ऐसा पियाजे कहते हैं। विचार से भाषा आती है, थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। यानी जब आपको पेन बोलना नहीं आता था, भाषा नहीं आती थी इस ऑब्जेक्ट की कि इसे क्या कहें, तब भी आपके मन में इस पेन को देख करके कुछ तो विचार आता होगा। तो थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि विचार और भाषा पैरेलल चलते हैं पहले जीवन के शुरुआत में, ये हम कर भी चुके हैं इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और 3 साल के बाद ये मर्ज हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट बन जाते हैं थॉट और लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि इसका उल्टा कहते हैं कि लैंग्वेज से पहले थॉट आता है या लैंग्वेज पहले आती है थॉट बाद में आता है, ये नहीं कह रहे हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए खैर, ये कहानी है। इसमें इनके विचार एक और जगह पे अलग हैं। जैसे यहां मैंने बताया कि थॉट से लैंग्वेज आती है, टी से एल, ये पियाजे कह रहे हैं। टी और एल समानांतर पैरेलल इंडिपेंडेंट चलते हैं जीवन के शुरुआत में, फिर 3 साल के बाद जाके मर्ज हो जाते हैं, ये वाइगोत्स्की कह रहे हैं। ऐसे ही लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, ये बात वाइगोत्स्की कहते हैं। LDV, लर्निंग डेवलपमेंट, वाइगोत्स्की जोड़ते हैं। पियाजे कहते हैं डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, DLP। ये 2 मुख्य अंतर हैं इन दोनों के, सिंपल बात। बहुत बढ़िया, देवव्रत कह रही हैं कि आपका बुक बहुत अच्छा है, सारे प्रीवियस ईयर हैं, बहुत बढ़िया जी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रभावित कोई चीज नेगेटिवली भी कर सकती है और पॉजिटिवली भी। अगर ये तीनों कारक पॉजिटिव हो गए तो भाषा का विकास पॉजिटिवली प्रभावित होगा, और अगर नेगेटिव हो गए तो नेगेटिवली प्रभावित होगा। सिंपल बात है, कोई बात ही नहीं है इसमें। अगर देखें तो सोशल फैक्टर्स, जिस समाज में आप रह रहे हैं वहां की भाषा आप सीखेंगे। सामाजिक कारक, भाई जिस समाज में आप रह रहे हैं वहाँ की भाषा आप एक्वायर कर लेंगे, सीख लेंगे। तो जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ की जो भाषा है वो आपको प्रभावित करेगा। सोशल माहौल मिला है कि नहीं मिला है, आपको बातचीत का मौका मिला है कि नहीं मिला है, ये फैक्टर आपकी भाषा की विकास अच्छा होगा कि बुरा होगा। अगर सोशल फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, आपको बोलने का मौका दिया गया, आसपास लोग चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, आप ऐसी जगह रहते हैं, या फिर आपके घर में कोई बोलता ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं करता, सही शब्दावली नहीं है, आसपास इंटरेक्शन का ज़्यादा माहौल नहीं है, तो आपका भाषा का विकास उस लेवल पे नहीं हो पाएगा जितना एक अच्छा सोशल फैक्टर या एनवायरनमेंट मिलने पे हो पाएगा।
या आपकी दादी हैं जो कहानियां सुनाती हैं, पापा हैं जो नए नए शब्द सिखा रहे हैं, है ना, कोई टीवी या कोई एजुकेशनल प्रोग्राम, अंताक्षरी खेल रहे हैं, इस सब से भी क्या होता है, इस सब से हमारे भाषा का विकास होता है। ठीक। एजुकेशनल फैक्टर्स, आपको शिक्षा कैसी मिल रही है, आसपास शैक्षिक माहौल कैसा है, ये भी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली प्रभावित होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिवली प्रभावित होगा भाषा का विकास। अच्छी एजुकेशन मिली है तो आप अच्छी भाषा सीख पाएंगे। एक व्यक्ति जो ऑक्सफर्ड से पढ़ के आ रहा है या जिसकी लैंग्वेज में पकड़ है, उसको अच्छा माहौल मिले, इनहेरेंटली हेरिडेटरी भी उसके अंदर वो क्षमता है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है ना, वो भी देख सकते हो नमन साथ साथ, लाइफ से हो जाएगा। बाकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स और डिसऑर्डर्स, आपके कुछ डिसऑर्डर हो सकते हैं, किसी को लैंग्वेज से रिलेटेड अगर डिसऑर्डर है तो भाषा के विकास में दिक्कत होगी, नहीं है डिसऑर्डर तो बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स कुछ हो सकते हैं, अगर लिंग्विस्टिकली स्टैमरिंग स्टैटरिंग अगर हो सकता है कि बायोलॉजी से आ रहा हो, आपकी जैविकता से, आपकी हेरिडिटी से कोई अगर इशू है जिसकी वजह से लैंग्वेज है, आपकी आवाज़ जो है इम्पैक्टेड है पॉजिटिवली और नेगेटिवली। अगर फ्लो अच्छा है, आपकी आवाज़ बाय डिफ़ॉल्ट बड़ी अच्छी है बेस वाली, और आपका फ्लो भी अच्छा है, वोकैब भी अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है, जैसे मेरा जो फ्लो है वो काफ़ी हद तक मेरी मदर से जो है, बोलने का पूरा तरीका नहीं बट द फ्लो एंड द वॉइस वो वहीं से आता है, बायोलॉजी है उसमें, इवन आवाज़ मैच करती है। तो अगर कोई डिसऑर्डर होगा तो वो उस तरह से प्रभावित करेगा। तो ये प्रभावित करने वाले कारक हैं कि आपके सोशल फैक्टर्स, एजुकेशनल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल के अलावा ये दोनों हैं एनवायरनमेंट वाले फैक्टर। ठीक है। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जित करने के चरण, भाषा अर्जित करने के चरण, भाषा अर्जित करने के चरण, भाषा अर्जन के चरण कह देते हैं हम इसको, कि कैसे आप एनवायरनमेंट से भाषा अर्जित करते हैं, भाषा अर्जन के चरण। कूइंग यानी कूकना 6 वीक्स में बच्चा शुरू कर देता है। देखो शुरुआत होती है क्राइंग से, कई लोग उसको भी भाषा विकास की स्टेज में मानते हैं, ऐड करते हैं। तो कूइंग क्या है यहाँ पे, कूइंग का मतलब है कि बच्चा कूक रहा है, वो आवाजें निकालता है ना जिनका कोई मतलब नहीं होता, बट वो आवाजें निकालना शुरू कर देता है। कब, 6 हफ्ते में, है ना, 6 हफ्ते की उम्र से, यानी 1.5 महीने में। भाई 4 हफ्ते का 1 महीना है ना, तो अगर हम देखें तो 1.5 महीने में व्यक्ति जो है वो आवाजें निकालना कर देगा शुरू। व्यक्ति मतलब बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा ही है ना। शुरुआत कहां से हुई थी, अभी नॉम चॉम्स्की पे आएंगे, शुरुआत कहां से हुई थी, रोने से, क्राइंग से। और अगर हम देखें तो बात कहां पे खत्म हो रही है, कूइंग पे, मतलब खत्म नहीं हो रही है, उसका नेक्स्ट स्टेज है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको रुलाया जाता है कि भाई सब ठीक है कि नहीं, तो वो रोने से कई लोग उसको पहली स्टेज मान लेते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे तो कूइंग से शुरुआत हो रही है, 6 वीक्स में कूइंग शुरू कर देगा, कूकना शुरू कर देगा बच्चा। और 6 हफ्ते बाद की बात है, 1.5 महीने में कूइंग की पहली स्टेज जिसको हम काउंट करते हैं। बैबलिंग यानी बलबलाना, अबाउट 6 मंथ्स, 6 महीने में बच्चा बलबलाना यानी सिंगल सिलेबल वर्ड, ब म प म, जो सिंगल सिलेबल, एक बिना किसी दूसरे सिलेबल की मदद लिए बोले जा सकते हैं। जैसे बाबा नहीं बोलेगा, बा बोल देगा, बाबा भी बोल सकता है अगर फ्लो में आ जाए तो, लेकिन सिंगल सिलेबल शब्द जिसमें दूसरा सिलेबल नहीं है, बाकी नहीं बोल पाएगा। बाबा बोल सकता है, बाकी नहीं बोल पाएगा। पानी नहीं बोल पाएगा, पापा बोल सकता है, वो भी मुश्किल है, दोनों को जोड़ पाना भी। जनरली जो है वो एक ही सिलेबल वाला शब्द वो बोल पाता है। ठीक है, तो अराउंड 1 ईयर, एक शब्द अवस्था, इसको बैबलिंग कहेंगे। फिर आता है वन वर्ड स्टेज, जब एक शब्द क्लियर बोलने लगा, क्योंकि यहाँ पे वो क्लियर एक शब्द नहीं बोल रहा, वो अगर पा पा बोल भी रहा है तो वो 2 बार पा बोल रहा है, वो पापा जोड़ के नहीं बोलेगा। तो ये बलबलाना है कि एक सिंगल सिलेबल शब्द को वो बलबलाना शुरू कर देता है। फिर बात आती है वन वर्ड स्टेज की, एक शब्द अवस्था, अराउंड 1 ईयर, 1 साल तक आते आते, 12 महीने तक आते आते एक शब्द की अवस्था आ जाती है, बच्चा एक शब्द क्लियरली बोलने लगता है, खाना, पानी, दाना, मतलब एक शब्द, मतलब एक शब्द का मतलब ये नहीं कि एक ही शब्द है उसकी वोकैबुलरी में, उसकी वोकैबुलरी में है तो शब्द 3 के करीब। ठीक है ना, तो वो बोलने लगता है। 2 वर्ड स्टेज यानी 2 शब्द अवस्था, ये आती है 18 से 24 महीने के बीच, 18 मंथ्स, जब 2 शब्दों को जोड़ के एक नया सेंटेंस पहली बार बच्चा फॉर्म करने लगता है, पूछा हुआ है। ठीक। 2 वर्ड स्टेज, 2 वर्ड स्टेज क्या है, 2 वर्ड स्टेज 2 शब्दों को जोड़ के एक नया शब्द फॉर्म करना, है ना। 2 वर्ड स्टेज 18 से 24 महीने यानी 1.5 से 2 साल।
18 to 24 months, बात सही है। 18 to 24 months, 2 वर्ड स्टेज। इसको क्या कह देते हैं? दो शब्द अवस्था, या एक और इसका नाम है दो शब्द अवस्था, या इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच, ठीक है। यानी पहली बार न्यू सेंटेंस फॉर्म करना यहीं सीखेगा। फॉर्मेशन न्यू सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंटेंस ये भी कह सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंटेंस by joining two words, sentence by joining two words, by joining two or more words, two words in general। भाई दो वर्ड से छोटा तो कोई सेंटेंस नहीं बनता ना। मम्मी खाना, ठीक है ना। वो कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि कई लोग कह देंगे आपको कि कूइंग जो है आपको 3 महीने में शुरू हो जाएगी। वो डिपेंड करता है एग्जाम टू एग्जाम। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो जब ऑप्शन नहीं होगा 6 महीने का तो वो 3 महीने में आपको चूज करना पड़ जाए, ऐसी संभावना होती है। ये स्टैंडर्ड जो है टाइम पीरियड में आपको बता रही हूँ। कई बार ऑप्शन के हिसाब से भी आपको जाना पड़ता है। तो टेलीग्राफिक स्पीच या 2 वर्ड स्टेज, दो शब्दों को जोड़ के एक नया सेंटेंस फॉर्म कर रहा है 18 से 24 महीने, यानी 1.5 से 2 साल। जैसे यहाँ 18 महीने लिखे हुए हैं, लेकिन ये 18 से 24 महीने का पूरा एक पीरियड है जब कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो दो शब्द जोड़ करके एक नया सेंटेंस बोल पाए, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है उनको। देखिएगा, लॉन्गर अटरेंसेस यानी बड़े सेंटेंसेस 2 से 4 साल, लंबे उच्चारण 2 से 4 साल। अब 2 से 4 साल में बच्चा फिर 2 साल से शुरू हो जाती है ना सोशल स्पीच वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग, तो वो बातें करना शुरू कर देगा बाहर। फिर धीरे धीरे उसकी और शब्द संपदा बढ़ती जाएगी और वो प्रॉपर बातचीत करता जाएगा, ठीक है जी। तो ये हम मान करके चलते हैं कि 6 वीक्स कूकना। अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेजेस दी हैं, तो ये स्टैंडर्ड स्टेजेस हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी ऑप्शन में अगर 6 मंथ्स नहीं है, बैबलिंग आपको हो सकता है 3 महीने भी लगाना पड़े, ठीक। तो लेकिन हम नॉर्मल स्टैंडर्ड वो देखें स्टेजेस, तो कूइंग 6 वीक्स, बैबलिंग 6 मंथ्स, 1 वर्ड 1 ईयर, 2 वर्ड 18 to 24 मंथ्स या 2 साल। लॉन्गर अटरेंसेस 2 से 4 साल के बीच में प्रॉपर बातचीत बच्चा सीख जाएगा, बहुत बातें वो करने लगेगा, प्रॉपर बातूनी हो जाता है। ये 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। पियाजे और वाइगॉत्स्की के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। लैंग्वेज एंड थॉट को लेके उन्होंने क्या कहा है कि थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज और डिटर्मिन्स इट, यानी विचार निर्धारित करता है भाषा को। विचार भाषा को निर्धारित करता है, यानी आप क्या बोलेंगे ये आपने मन में पहले जो सोचा है, जो विचार आया उस पर निर्भर करेगा। सोच के बोलते हो ना, विचार से भाषा आती है या विचार निर्धारित करता है भाषा को। विचार भाषा को निर्धारित करता है, उससे पहले भी आता है, निर्धारित करता है और पहले भी आता है। ईगो सेंट्रिक स्पीच इज ऑफ नो यूज, या ईगो सेंट्रिक स्पीच क्या है? कॉग्निटिव इमेच्योरिटी का एक एग्जाम्पल है, यानी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का, यानी बच्चा उतना मेच्योर नहीं है, उतना महत्व नहीं है ईगो सेंट्रिक स्पीच का। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ थॉट एंड लैंग्वेज आर इंडिपेंडेंट, बाद में मर्ज हो जाते हैं। वहीं वाइगॉत्स्की कह रहे हैं प्राइवेट स्पीच, जो ईगो सेंट्रिक स्पीच पियाजे कहते हैं जिसको, ये प्राइवेट स्पीच कहते हैं जब बच्चा खुद से सेल्फ टॉक करता है, कि ये इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डायरेक्शन देने के काम आती है, बच्चे के सेल्फ रेगुलेशन को, अपने विचारों को नियंत्रित करने में काम आती है, अपने आप को दिशा देने में काम आती है। जब बच्चा छुक 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 अपनी ही रेलगाड़ी इधर जाएगी उधर जाएगी, अपनी बात जब आप, हाँ हाँ पॉसिबिलिटी है दीप्ति, बच्चे भी अलग अलग होते हैं, कुछ बच्चे जल्दी भाषा सीखते हैं, कुछ, ये एक जनरल आइडिया होता है स्टेजेस का जो है। ऐसा नहीं है कि 2 से 7 कह दिया तो 2 साल का होते ये सब आ जाएगा बच्चे में, किसी में पहले आ जाए किसी में थोड़ा लेट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, ऐसा पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास तो स्वतंत्र है, भाषा विकसित होने से संज्ञानात्मक विकास का कोई लेना देना नहीं है। जबकि वाइगॉत्स्की कह रहे हैं कि लैंग्वेज तो इसेंशियल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ये हम ऑलरेडी इन दोनों की थियरीज में पढ़ चुके हैं, सेम ही बात है, कुछ नया निकल के आना नहीं है, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं, इससे पहले आपको प्रोफेसर स्मिथ के अकॉर्डिंग एक वोकैबुलरी का एक आइडिया है, वो आपको होना चाहिए, कई बार पूछ भी लेता है कि प्रोफेसर स्मिथ क्या कहते हैं। प्रोफेसर स्मिथ, जब हम प्रोफेसर स्मिथ की बात कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं? देखिए प्रोफेसर स्मिथ यहाँ कह रहे हैं, उन्होंने 3 स्टेज में खत्म कर दिया 5 साल की कहानी को, कि 1 ईयर में, यानी एक तरफ है एज और दूसरी तरफ है आपका वोकैबुलरी या शब्द भंडार बच्चे का, कितनी उम्र में कितने शब्द बच्चा जानता है, ठीक है जी। तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है ना,
हाँ, कुछ बच्चे थोड़ा धीमे सीखते हैं बोलना। दानिया नहीं, प्रियंका वेबसाइट पे देखना पड़ेगा, iOS में नहीं चलेगा। 1 ईयर का बच्चा है, 3 वर्ड्स के करीब उसकी वोकेबुलरी होगी। फिर 3 साल का बच्चा है, सॉरी 2 साल का बच्चा है, 2 इयर्स, 272 शब्द के करीब उसके पास होंगे उसकी शब्द संपदा में, यानी वोकेबुलरी में। 5 साल, इसको थोड़ा स्पेस देके बताती हूँ ताकि आपका 3 और 4 इयर्स भी क्लियर करा दूं। 5 इयर्स का बच्चा जो है वो 2072 शब्द की शब्द संपदा रखता है, यानी उसकी वोकेबुलरी में लगभग 2072 शब्द होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, मान में पढ़ लो, यहाँ गाँव वाँव की बातें मत करो, कौन किस गाँव से, उस पर चर्चा कभी और करेंगे, बताया हुआ है। अभी रिसेंटली एक सीटेट का इंटरव्यू किया था यूट्यूब पे, उसमें 3 इयर्स की जब हम बात करते हैं तो 3 इयर्स में हम कहते हैं लगभग 900 प्लस शब्द होते हैं। ये प्रोफेसर स्मिथ ने नहीं दिया, ये आपको मैं आइडिया के लिए बता दे रही हूँ, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 4 साल में कितने शब्द होते हैं, तो लगभग 1500 के करीब, 1500 प्लस, कई लोग 1600 प्लस भी कह देते हैं। लेकिन प्रोफेसर स्मिथ ने ये 3 स्टेजेस में इसको बता दिया है, सिंपल। वो है 1 साल में 3 शब्द, 2 साल में 272, 5 साल में 2072। ठीक है, तो इतने शब्द बच्चे के पास होते हैं। हाँ, इनफ है शालिनी, इतनी बात क्लियर है। तो 3 साल में लगभग 1000 शब्द के आसपास, 900 प्लस, 4 साल में लगभग 1500 शब्द के आसपास, 5 साल में आपको बताइए 2072। हाँ, कोई बात नहीं जावेद, सीख जाएगा। अब स्किनर का अगर क्या कहना है भाषा और विचार पे या भाषा के विकास पे, वो पढ़ लेते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की पढ़ लिया, लैंग्वेज एंड थॉट। स्किनर भी एक थियरिस्ट हैं जो व्यवहारवादी हैं, जो रिवॉर्ड पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, रिवॉर्ड पनिशमेंट की तो नहीं। स्किनर आर्ग्यूड दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल, यानी पुनर्बलन का सिद्धांत। ये भाषा बाकी आप पूरे सीटेट में या कहीं नहीं यूज करते हैं इसको, बट ये यहां यूज होता है, पुनर्बलन का सिद्धांत रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल, बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विद मीनिंग्स। कि आप, बच्चे ने कहा गुड, आपने कहा अरे वाह, फिर से बोलो कितना प्यारा बोला मेरे बच्चे ने, तो आपने रीइंफोर्स किया उसके उस व्यवहार को। हाँ, नहीं हिंदी में भी बताती हूँ मैं आपको साथ साथ सुरेंद्र। ठीक है जी, फिर अगर हम बात करते हैं, ही डेस्क्राइब्ड इट इन हिज बुक वर्बल बिहेवियर नाम की, शाब्दिक व्यवहार नाम की इनकी किताब थी। जैसे बच्चे को आपने ये करना सिखाया, तो जब आप बच्चा सीख रहा है किसी को देख के टीवी में आपको, तो आप जब वो बच्चा रिपीट करता है खुद से, आप कहते हैं वेरी गुड, शाबाश, कितना प्यारा बच्चा है, फिर से बोल के दिखाओ तो उतला करके, तो वो रीइंफोर्स हो रहा है। रीइंफोर्समेंट मतलब किसी व्यवहार को बढ़ावा देना। तो जो व्यवहार आपको सही लग रहा है, जब वो भाषा बोलता है, अटक के बोलता है, तुतला के बोलता है, कुछ सुन के बोलने की कोशिश करता है, आप उसको रीइंफोर्स करते हैं, वेरी गुड शाबाश, फिर से बोलना, कितना अच्छा बोला है, अच्छा ये नहीं ये, तो आप रीइंफोर्स कर रहे हैं, बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो रीइंफोर्समेंट से यानी पुनर्बलन से बच्चे भाषा सीखते हैं, कि वो कुछ बोलते हैं, देख करके ट्राई करते हैं, फिर आप उनको बढ़ावा देते हैं, पीठ थपथपाते हैं, गुड, वेरी गुड, शाबाश कहते हैं, फिर से बोलो ये कहते हैं, तो वो फिर से रिपीट करते हैं। तो वर्ड्स को मीनिंग्स के साथ फिर वो एसोसिएट करने लगते हैं कि अच्छा ये क्या है, एप्पल, तो एप्पल के साथ एसोसिएट हो गया, क्योंकि आपने 2 बार सही बता दिया, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, तो ये रीइंफोर्समेंट से बच्चे के दिमाग में सेट हो जाता है। जब आप रीइंफोर्स नहीं करते कि अगर उसने गलत बता दिया, नहीं ये नहीं है, कुछ और है, सोचो, तो वो सही व्यवहार जो है वो रीइंफोर्स हो जाएगा। यहाँ पे कुल मिला के बात ये है। तो स्किनर रीइंफोर्समेंट के माध्यम से, पुनर्बलन के माध्यम से भाषा को सिखाने की बात करते हैं। नोम चॉम्स्की क्या कह रहे हैं भाई, चिल्ड्रन डू नॉट लर्न अ न्यू लैंग्वेज बट नेचुरली acquire it through an innate language device। नॉम चॉम्स्की कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो भाषा सीखते नहीं है, लर्निंग में क्या लगता है, एफर्ट और प्रैक्टिस लगती है, बल्कि वो नई भाषा सीखते नहीं है, बल्कि नेचुरली एक्वायर इट थ्रू एन इनेट लैंग्वेज डिवाइस। बच्चों के अंदर एक आंतरिक भाषा यंत्र है उनके ब्रेन में कहीं, जो इनविजिबल है, बट ये कहते हैं कि होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD बोलते हैं, है ना। तो भाषा अधिग्रहण यंत्र है जिसके माध्यम से बच्चा एब्जॉर्ब करता रहता है जो बोला जा रहा है, और फिर अपने नियम से, अपने आप से भाषा सीख जाता है, एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब करके। बच्चे एक नई भाषा नहीं सीखते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से एक सहज भाषा उपकरण के माध्यम से इसे प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, बटोर लेते हैं, विरासत में इकट्ठा कर लेते हैं। इसके लिए उन्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, जो भाषा आसपास बोली जा रही है उसको वो इम्बाइब कर लेते हैं, अपने अंदर भर लेते हैं। ठीक है जी, हाँ, ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है उनके स्किनर के अकॉर्डिंग, भाषा वैसी सीखते हैं आप। चिल्ड्रन आर एक्सपोज्ड टू अनलिमिटेड डेटा एंड गिवन डेटा, LAD प्रोड्यूस अ फाइनाइट सेट ऑफ ग्रामर रूल्स। ये जो LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, भाषा अर्जन यंत्र है, ये लैंग्वेज के
फाइनाइट सेट बनाता है, ग्रामर को अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब बच्चा जब बोलता है बिना किताब के, उसने अपनी मातृभाषा मदर टंग को, लैंग्वेज 1 को, नेटिव लैंग्वेज को सीख रहा है बोलना, अब वो बोल पाता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग में जो एलईडी है वो अपने आप ग्रामेटिकल पैटर्न्स को एक्वायर कर ले रहा है और रूल्स को समझ ले रहा है और अपने आप प्रोड्यूस करता है। जब वो सेंटेंस बोलता है तो वो ये नहीं बोलता पानी दे दो मुझे, वो कहता है मुझे पानी दे दो। तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यूनिवर्सल ग्रामर होता है एक, यानी सार्वभौमिक सभी भाषाओं में कुछ कॉमन ग्रामर होता है जो बच्चे में इनेट क्षमता है भाषा को एक्वायर करने की, और वो कर लेता है एक्वायर। ठीक है ना? तो यूनिवर्सल ग्रामर इज यूजुअली डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ कैटेगरीज, मैकेनिज्म्स एंड कंस्ट्रेंट्स शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस एंड कंसिडर्ड टू बी इनेट। एक आंतरिक ग्रामर है जो ब्रेन अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है, जो सभी भाषाओं में कॉमन भी होता है, कुछ नियम कॉमन ही होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग एंड ऑल। तो हम ये देखते हैं कि व्यवहारवादी लोग, जिसमें हम स्किनर की बात कर रहे थे, व्यवहारवाद एक विचारधारा है जो बच्चे को रिवॉर्ड, पनिशमेंट, कंडीशनिंग, इन रीइंफोर्समेंट, इन सब के माध्यम से सिखाने की बात करता है। तो इसमें हम स्किनर की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लर्नड थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट एंड इमिटेशन। बच्चा देख करके, नकल करके, रीइंफोर्समेंट के माध्यम से भाषा सीखता है। इमिटेशन से भाषा सीखने की बात बेंड्यूरा भी करते हैं, वो भी एक थियरिस्ट हैं। नेटिविस्ट लोग हैं चॉम्स्की, जो कहेंगे ये हेरिडेटरी क्षमता है हमें भाषा एक्वायर करने की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं, बायोलॉजिकली हमारे अंदर क्षमता है। इंटरेक्शनिस्ट कहेंगे कि भाषा से एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करके, जैसे वाइगोत्स्की के इनर कैपेसिटीज एंड एनवायरमेंट वर्क टुगेदर, सोशल कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिक सी बातें, ये वैसे तो आपका लैंग्वेज का टॉपिक हो जाएगा अगर इसी तरह से हम यहाँ चलते रहे तो। बात ठीक है कि नहीं है? अच्छा, एक बेसिक डिफरेंस जो हमें पता होना चाहिए, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज, जैसे चॉम्स्की कह रहे हैं लैंग्वेज लर्न नहीं कर रहे हैं हम, लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन, होपफुली आपको लैंग्वेज पेडागोजी में पढ़ाया भी होगा। लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में जो बेसिक डिफरेंस है, लैंग्वेज लर्निंग भाषा अधिगम, भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण या अर्जन। भाषा अधिग्रहण, अधिग्रहण या फिर अर्जन। ठीक है? तो ये कहानी है। नेटिविस्ट मतलब जो इनेट होती है लैंग्वेज, जैसे कि नॉम चॉम्स्की हैं, जो उस पर ध्यान देते हैं कि जेनेटिक्स के माध्यम से हम भाषा को अर्जित कर लेते हैं, उनको नेटिविस्ट कह रहे हैं। ठीक? तो अगर हम बात करें यहाँ, पेवलव की बात नहीं होती है लैंग्वेज सीखने को लेके, हम स्किनर को ही ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट की बात आ जाती है तो हम कहते हैं हाँ, वो कहते हैं कि ऐसा होता है, बच्चे इमिटेट करते हैं तो उतला के बोलते हैं, दूसरे को बोलते हुए देखते हैं, फिर आप रीइंफोर्स करते हैं। इमिटेट मतलब नकल करते हैं देख करके, और जब फिर आप कहते हो ओ सही बोला, बड़ा प्यारा बोला, फिर से बोलो, ठीक कर लो, तो रीइंफोर्स कर रहे हैं आप। इन दोनों प्रक्रिया के माध्यम से वो हो जाती है, लर्न कर देता है भाषा बच्चा। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? भाषा अधिग्रहण या अर्जन क्या है? जैसे कई लोगों को विरासत में मिलती हैं प्रॉपर्टीज, बीमारियां, कलेश, अच्छी और बुरी दोनों ही चीजें बाय डिफॉल्ट मिल जाती हैं, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया है, आप जहां पैदा हो गए उस हिसाब से आपको चीजें मिल गई। तो ये एक्विजिशन ऐसा ही है कि भाषा, आप जिस माहौल में पैदा हो गए वो भाषा आपने अर्जित कर ली, बिना किसी, ठीक है स्वाति, बिना किसी ग्रामर के, यानी बिना व्याकरण पढ़े, बिना किताब पढ़े उस भाषा की, बिना स्कूल जाए, आपको अपनी मातृभाषा आती है 2 से 3 साल में, जब तक बच्चा स्कूल गया भी नहीं है, प्ले वे भी नहीं गया है अभी तो वो बोलना शुरू कर देता है जो भी भाषा उसके आसपास बोली जा रही होती है। नहीं, प्याजे तो लैंग्वेज को लेकर बहुत चिंतित है ही नहीं, तो प्याजे को तो नेटिविस्ट मत ही कहो आप, है ना? नेटिविस्ट हम जनरली भाषा के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। तो अगर हम देखें भाषा अधिग्रहण या अर्जन की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो लैंग्वेज एक्विजिशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज एक्विजिशन इज कि आप एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब कर ले रहे हो भाषा को। यहाँ पे बोली जा रही है, टीवी में बोली जा रही है, आसपास लोग बोल रहे हैं, आपकी मम्मी जिस भाषा में बात करती हैं, ये होती है मदर टंग, मातृभाषा, लैंग्वेज 1। MT यानी मदर टंग, L1 नेटिव लैंग्वेज यानी जहां के आप हैं, जो भाषा आपके आसपास बोली जा रही है। फर्स्ट लैंग्वेज या लैंग्वेज 1 ये जनरली अर्जित की जाती है, क्योंकि इसमें आपको ग्रामर की, टीचर की, स्कूल की पूरी व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती। तो लैंग्वेज अर्जन और अधिगम में एक ही अंतर होता है, जो होता है पर्यावरण का सबसे बड़ा, या वातावरण का। अगर वातावरण है तो आप अर्जित कर लेंगे, मदर टंग जनरली मातृभाषा आपकी एक्वायर्ड ही होती है। लर्निंग क्या है? लर्निंग में एफर्ट और प्रैक्टिस लगता है ना? भाषा अधिगम तो एफर्ट और प्रैक्टिस का गेम है ना। यहाँ पे आपने एफर्टलेसली सीख लिया, आपको पता ही नहीं लगा आपने कब सीख ली, एफर्ट और प्रैक्टिस।
अब यहाँ पे तो आप हो सकता है इसके लिए 4 किताबें पढ़ें, पहले ABCD सीखें। भाई आपने तो आ से आम बाद में सीखा, उससे पहले तो आपने भाषा बोलनी सीख ली थी। तो ग्रामर व्याकरण वगैरह तो आपने बहुत बाद में सीखी उसकी, स्कूल जाकर के। स्कूल से पहले आपको भाषा आ गई थी बोलनी। लर्निंग में अलग है, पहले आप वोकैबुलरी सीखते हैं, अल्फाबेट सीखते हैं, अल्फाबेट ABCD, उसकी शब्द भंडार वोकैबुलरी, फिर आप सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग सीखते हैं, है ना। फिर जाकर के आप भाषा बोल पाते हैं, तो उसकी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। यहाँ टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है, वैसे भी सीख लिया आपने। बाद में आप उसको अच्छा करना चाहते हैं तो आप पढ़ते हैं जाके उसी भाषा को स्कूल में। टेक्स्ट बुक, ग्रामर, ये सब चीजें लैंग्वेज लर्निंग में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो ये स्कूल में, स्कूल की या टीचर की यहाँ जरूरत पड़ेगी। ये L2 होगी जनरली, लैंग्वेज 2 या टारगेट लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा बोलते हैं। वो लैंग्वेज लर्न की जाती है क्योंकि वो दूसरी भाषा है, आपकी मातृभाषा नहीं है, आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। वो टारगेट भाषा है जो सिखाना चाह रहा है स्कूल के। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए तो आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है, फिर आपको बोलनी भी आती है, तो वो लैंग्वेज लर्निंग है। दूसरी भाषा जनरली लैंग्वेज लर्न की जाती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, वट। लेकिन अगर कई बार माहौल अच्छा हो तो दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर सकते हैं। ऐसा स्टीफन क्रेशन कहते हैं कि अगर माहौल में 3 भाषाएं, यानी मैं अमेरिका में रहती हूँ, मेरे घर में गुजराती बोली जाती है, मेरे दोस्त हैं वो हिंदी बोलते हैं, और स्कूल में जो है स्कूल में क्या मतलब आसपास के लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो मेरे घर के बच्चे हैं वो हिंदी बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा गुजराती बोलते हैं। अजीब सा कॉम्बिनेशन है ना, तीनों भाषा एक्वायर कर लेगा बच्चा, क्योंकि एनवायरमेंट चाहिए। लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग में मेन अंतर यही है कि एनवायरमेंट लैंग्वेज एक्विजिशन में होता है, क्योंकि आसपास आपने वही सुनी होती है, उसी तरह के गाने, उसी तरह की मूवीज, किताब ना भी पढ़ी हो तब भी आप वो भाषा बोलना जानते हैं। लेकिन लर्निंग में आपको एफर्ट, प्रैक्टिस, टीचर, सिस्टम सब चाहिए। समझ रहे हो बात? तो कोई बात नहीं, थैंक यू। ये तो मैं थोड़ा सा फास्ट ही करा रही हूँ, आप कह रहे हो स्वाति के बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन। हो सकता है अगली बार से मैं आपको, कहना मत किसी को, मतलब कह भी देना, क्या ही फर्क पड़ता है, बट ये थोड़ा सरप्राइज है। मतलब आप तो हो सकता है तब तक तो आप क्लियर ही कर चुके होंगे, बट अगली बार से मैंने डिसाइड किया है, और टीम ने स्पेशली बोला भी है कि प्लीज़ आप देख लो हिंदी और इंग्लिश पेडागॉजी। आप ही लोगों ने कहा होगा हिंदी और इंग्लिश पेडागॉजी मैं पढ़ा दूंगी सीटेट में, और वो D++ में भी उसकी जरूरत पड़ेगी ही अब तो। औपचारिकता यहाँ होती है, फॉर्मली सीखते हो आपके स्कूल में, जहाँ स्कूल में प्रॉपर फॉर्मल सेटिंग में सीखते हो कि पहले ग्रामर पढ़ोगे, नियम पढ़ोगे, रूल्स पढ़ोगे, तब लैंग्वेज लर्निंग होगी, रूल्स सीखोगे। आपको मातृभाषा के रूल्स नहीं भी पता तब भी आप सही बोल देते हो, ठीक है ना। स्टीफन क्रेशन मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हो, बहुत पहले कराया हुआ है। अभी इस बार तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑफलाइन क्लास D++ की अगर नहीं होती तो मैं इस बार भी पढ़ा देती हिंदी इंग्लिश। और इतने सालों में मैंने बैच में नहीं पढ़ाया हिंदी इंग्लिश पेडागॉजी, मतलब यहाँ पे पहले मैं पढ़ाती थी दूसरे प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश पेडागॉजी, और यूट्यूब पे खूब पढ़ाया है, नोट्स आपको दिए हुए हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है नाजिश। खैर कुछ और बातें हैं जो आपसे कर लेनी चाहिए, जैसे फोनीम्स क्या होते हैं, स्वनिम कहते हैं जिसको, ये आपको लैंग्वेज पेडागॉजी में भी काम आ जाएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को स्वनिम या फोनीम कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को स्वनिम कहते हैं, फोनीम अंग्रेजी में कहते हैं उसको। सबसे छोटी इकाई क्या होगी? चौ को और फर्दर तोड़ोगे, सी और एच को तोड़ोगे, साउंड ही नहीं बचेगी, है ना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको और फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता एक साउंड निकालने के लिए। फ, थ, ध स्मॉलेस्ट यूनिट है, साउंड बचेगी ही नहीं अगर इससे कम में तोड़ दिया तो। फोनीम्स मतलब साउंड, फोन से आया है ये, फोन उठाकर कहते हो ना हेलो, साउंड सुनते हो, तो ये साउंड से आया है फोनीम। A phoneme is a unit of sound that can distinguish one word from another in a particular language. आप एक वर्ड से च बोला है कि फ बोला है, या फोनीम की वजह से ही डिफरेंशिएट कर पाते हो, ये अंतर आप फोनीम की वजह से ही कर पाते हो। साउंड का जो डिफरेंस आप समझ पा रहे हो सुन के, वो फोनीम की वजह से ही है, तो ये साउंड की सबसे छोटी इकाई है। मैं अभी भी एक काम करूंगी, हिंदी और इंग्लिश की पेडागॉजी के जो मैराथन सेशन हैं वो अपलोड करा दूंगी, अगर आप वो भी देख लोगे पेपर में 15 में से 12 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे कराऊंगी अब तो मान भी, और यहाँ बैच में डलवा दूंगी आपके लिए कुछ सेशन। तो ये हुई बात फोनीम्स की। ये ऐसे पूरा चार्ट बचपन में आपने देखा होगा कि पी की साउंड आ रही है तो पेन में पी की साउंड आ रही है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो साउंड किस किस शब्द से कैसे कैसे निकलती है। मॉर्फीम की जब हम बात करते हैं,
मॉर्फीम को हम रूपिम कहते हैं। मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। वो स्मॉलेस्ट साउंड की यूनिट थी, ये मीनिंगफुल यूनिट है, यानी अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई भाषा की। अर्थपूर्ण कैसे? अगर वाटर को और तोड़ दूं तो कोई मीनिंग नहीं बचेगा। जैसे फोनीम का कोई अपना मीनिंग नहीं था, चा का कोई मीनिंग थोड़ी होता है कि चा का मतलब चाचा चौधरी है, ये थोड़ी है। तो वाटर का लेकिन मीनिंग है। वाटर को और अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो ये फिर मॉर्फीम नहीं बचेगा, क्योंकि इसका अपना कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है, यानी सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई जिसका कोई अर्थ हो। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अर्थ नहीं बचेगा, है ना। वाटर को अगर तोड़ दिया तो वाटर, वो और टर दो बचेंगे, दोनों अलग हो जाएंगे और उसका अपने आप में कोई दोनों का मतलब नहीं है। तो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, साउंड्स को मीनिंगफुली जोड़ा जाए तब वो मॉर्फीम बनती है। जैसे यूजुअल, यानी कोई भी शब्द जिसको और अगर तोड़ दें तो मीनिंग ना बचे। पेन को तोड़ दो तो पे और न बचेगा, क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है। तो मॉर्फीम में स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है, जैसे कोई शब्द जिसका अपना कोई मीनिंग हो। सिंटेक्स की जब हम बात करते हैं, इसको सिंटेक्टिकल एस्पेक्ट भी कहते हैं। द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। भाषा संरचना में ये काम आता है, कुल मिला के आप ये कह सकते हो शॉर्ट में। हिंदी इंग्लिश की सेम ही है पेडागोजी, और ये यहाँ भी आपको मदद दे जाएगी। मैं एक्स्ट्रा में ही पढ़ा रही हूँ, आता तो हिंदी इंग्लिश में ही है। भाषा संरचना ये आएगा, सबके लिए महत्वपूर्ण है, DEET+ वालों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी। थैंक यू चंद्रलेखा। भाषा संरचना मतलब लैंग्वेज में जो रूल्स हैं या ग्रामर है, स्ट्रक्चर है, उससे संबंधित है ये, कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगी, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, है ना। जैसे राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल या विद्यालय जाता है, जाता है, यानी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राम है। तो ये ग्रामेटिकली प्रॉपर एक सही सेंटेंस है, सिंटैक्टिकल सही है। सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन है? राम। वर्ब क्या है? गोज, है ना। वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES, S या ES लगाया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट टू स्कूल। स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हिंदी में देखोगे तो ऐसे ही है कि जो करता है और फिर बाकी आपके जो भी सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पहले आ जाती है। जो आप देख रहे हो गोज, हिंदी में बाद में आई हुई है जो क्रिया है, ठीक है। तो ये क्या है? बहुत बढ़िया जी। आफ्टर 1995 MSc आई एम एंजॉइंग अ लॉट, लर्निंग इज फन। बहुत बढ़िया किरण जी। समय की तंगी है, नहीं तो बहुत मजे करके हम सीखते अगर ये लोग हमें थोड़ा सा पेपर का समय ज़्यादा दे देते। कोई बात नहीं सर, भी मैं करा दूंगी, वो हो जाएगा। वो वाले वीडियोस देख लेना, मैं रिकॉर्डेड डलवा दूंगी, देखना एक बार। अगली बार से ये इशूज ही खत्म हो जाएंगे। द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, यानी एक सिस्टम ऑफ रूल्स है, नियमों का एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, जिससे जो भाषा के स्ट्रक्चर में फॉलो किए जाते हैं। एक सेंटेंस के अंदर जो नियम होने चाहिए वो सिंटैक्स है। ये पानी की टंकी वाली सिंटैक्स नहीं है ये आपकी। सिंटैक्स का मतलब है स्ट्रक्चर, रूल्स के हिसाब से सेंटेंस बना है कि नहीं बना है, ठीक है ना। क्लियर है मंतशा? चलिए खैर, अगर हम बात करते हैं सिमेंटिक्स की, तो सिमेंटिक्स क्या है? अभी हमने सिंटैक्स की बात की, उसको सिंटैक्टिकल भी बोल देते हैं। अभी मैं बताऊंगी कि दो तरह का डिफरेंस पूछ लेता है। सिंटैक्टिकल बोल देते हैं सिंटैक्स को, ठीक है। सिमेंटिक्स यानी अर्थ से संबंधित है। वो किससे संबंधित था? भाषा की संरचना से संबंधित था, कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगा है कि नहीं, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है कि नहीं, वर्ब की जगह वर्ब है कि नहीं, ठीक। सिमेंटिक अर्थ से संबंधित है कि सब कुछ अपनी जगह लगा हो फिर भी मीनिंग अलग निकल सकता है। द स्टडी ऑफ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। कैसे? मैडम ड्राइव्स बाइसिकल, मैडम ड्राइव्स बाइसिकल। अब ये सेंटेंस गलत है, आपको लग रहा होगा सही है कई लोगों को, बट दिस इज रॉन्ग। क्या गलती है, क्या एरर है इसमें? तो आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि ये सिंटैक्टिकल एरर है, सिंटैक्टिकल एरर है या सिंटैक्स वाला एरर है। सिंटैक्टिकल एरर या सिंटैक्स की मिस्टेक है इसमें, या फिर सिमेंटिक्स की मिस्टेक है। सिमेंटिक्स, अर्थ विज्ञान जिसको कहते हैं। मिस्टेक तो है इसमें, आपको बस ये पहचाननी है कौन सी मिस्टेक है, ठीक है ना। थैंक यू रिंकी, वेलकम। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। कौन सी मिस्टेक है ये बताओ, ये मत बताओ क्या मिस्टेक है। सिमेंटिकल मिस्टेक है इसमें, सिंटैक्टिकल मिस्टेक नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो ठीक है,
ग्रामर के रूल्स के हिसाब से तो ठीक है, ड्राइव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी लगाया हुआ है, और मैडम मैडम की जगह है, यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह है, वर्ब वर्ब की जगह है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह है। लेकिन जो शब्द यूज हुआ है मीनिंग नहीं, वो सेंस नहीं बना रहा सही से। क्यों? क्योंकि बाइसिकल ड्राइव नहीं की जाती, बाइसिकल के ऊपर बैठ के उसको राइड किया जाता है। गाड़ी आप ड्राइव करेंगे क्योंकि आप उसके अंदर बैठे हैं, तो ये सेंस के हिसाब से ठीक नहीं है। जैसे हमारे यहाँ ये बहुत कल्चर है कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि फलाने जो है एक्सपायर हो गए। अब वो किसी एक्सपायरी डेट के साथ तो नहीं आता व्यक्ति, कि किसी के दादाजी जो है एक्सपायरी डेट के साथ पैदा हुए थे, 2026 में एक्सपायर हो गए। दवाई थोड़ी है, कोई पेस्ट थोड़ी है, कोई सामान थोड़ी है खाने का कि एक्सपायरी डेट के साथ आए थे एक्सपायर हो गए। दादाजी पास अवे या डेथ हो गई उनकी, एक्सपायर थोड़ी होंगे दादाजी, एक्सपायरी डेट थोड़ी उनकी, सामान थोड़ी है वो। तो जब कोई एक्सपायर हो गए बोल रहा है तो मतलब वो कहीं ना कहीं सिमेंटिकल मिस्टेक कर रहा है, वो सेंस नहीं बना रहा, वो शब्द वहां पे सही नहीं है। बेशक वो सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर सही हो, पास अवे एग्जैक्टली, है ना। तो यहां पे यही है कि ड्राइव बाइसिकल के लिए यूज नहीं होगा, गाड़ी को ड्राइव किया जाता है, बाइसिकल को राइड किया जाता है। तो ये सेंस यानी मीनिंग की दृष्टि से गलत है। ये समझ रहे हो मनीषा? बात क्लियर है? चलिए, धन्यवाद आयशा, इतनी बात एकदम क्लियर है होपफुली आपको। अब प्रैग्मेटिक्स क्या होता है भाषा में, बस ये लास्ट ही है। प्रैग्मेटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं ना, नहीं एक और पॉइंट इसमें है, हमारे पास समय है, हाँ है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रैग्मेटिक्स की, तो भाषा विज्ञान में व्यावहारिकता, प्रैग्मेटिक्स प्रैक्टिकल यूज ऑफ लैंग्वेज से संबंधित है। प्रैक्टिकल यूज ऑफ लैंग्वेज, प्रैक्टिकल यूज ऑफ लैंग्वेज भाषा के प्रैक्टिकल व्यवहारिक इस्तेमाल से संबंधित है कि एक्चुअल सिनेरियो में, सिचुएशंस में आप कैसे अलग अलग भाषा को यूज करते हैं, अलग अलग शब्दों को। अपने दोस्तों से बात करते हैं तो अलग टोन में बात करते हैं, अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं तो अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, या हो सकता है उसको भी आप दोस्त की तरह ही मानते हो, लेकिन कुछ शब्द होंगे। बहुत बढ़िया आरुष, आजकल ये शब्द मुझे बहुत बोल रहे हैं लोग, कुछ तो मैंने गड़बड़ की है है ना। ये नॉन चैलेंट मेरे दोस्त भी आजकल यही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे एक बार झांक के देखना होगा कि सच में मैं इतनी नॉन चैलेंट हूं या चल क्या रहा है। एनीवे, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो एक चीज तो पक्की है कि प्रैग्मेटिक्स क्या कहता है, अनलाइक सिमेंटिक्स विच फोकसेस ऑन द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स। यानी सिमेंटिक में क्या है, लिटरल मीनिंग पे ध्यान दे रहे हैं कि भाई वो शब्द वहां यूज होना था कि नहीं, यहां पे लिटरल मीनिंग पे नहीं, यहां पे फोकस है प्रैग्मेटिक्स में ऑन इन्फर्ड मीनिंग परसीव्ड बाय द स्पीकर। यानी अगर मैं अपने दोस्त को कोई चीज प्यार मोहब्बत में या मजाक उड़ाने में कह रही हूं, तो उसको पता है उसका मीनिंग क्या है, वो शब्दों पे नहीं जाएगा लिटरली, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज है। लेकिन अगर मैं अपनी प्रिंसिपल से बात कर रही हूँ, या अपने मम्मी पापा से बात कर रही हूँ, टीचर से बात कर रही हूँ, तो अलग शब्द यूज करती हूँ। या कोई भी व्यक्ति, आप जैसे अपने दोस्तों से बात करते हैं वैसे आप अपने माता पिता से बात नहीं करते। अब कुछ जगह ओवरलैप होगा कि हाँ कुछ चीजों में आप वैसे बात कर लेते होंगे जैसे दोस्तों से बात करते हैं, कि वो मम्मी पापा कहें बेटा हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, मम्मी कहें हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, सब बता दिया करो, फिर आप बता दिया आपने, फिर आपको समझ आ गया ये मेरी दोस्त तो नहीं है, ये मम्मी ही है मेरी। समझ रहे हो? तो आपको फिर पता है कि मम्मी से कौन सी बात करनी है, किस भाषा में बात करनी है, पापा से कौन सी बात करनी है, किस भाषा में बात करनी है, दोस्त से किस भाषा में बात करनी है। दोस्त को आप यार कह दो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। मम्मी पापा को यार कह के देखो, वो पहले 2 बार तो ये कहेंगे कि यार क्या होता है, हम यार हैं तुम्हारे। समझ रहे हो मंतशा? धन्यवाद। तो ये क्या है कहानी, प्रैग्मेटिक्स प्रैक्टिकल यूज के बारे में है। ये लिटरल मीनिंग पे ध्यान नहीं देता, जैसे सिमेंटिक में लिटरल मीनिंग देखा जाएगा कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है राधना जी? लेकिन यहां पे प्रैक्टिकल यूज कि सामने वाला शब्दों से मैटर नहीं है यहाँ पे कि आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैटर ये है कि जो मीनिंग आप कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंच पा रहा है या नहीं, वो सही इन्फर कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है पीमा ही? तो अनलाइक सिमेंटिक्स विच फोकसेस ऑन द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स, प्रैग्मेटिक्स focuses on inferred meaning perceived by the speaker and listener who use manner, place and time of an utterance to create meaning. है ना? On inferred meaning perceived by the speaker and listener, कि जो सुनने वाला है, जो बोलने वाला है, वो मीनिंग क्या निकालता है, इन्फर मतलब वो निष्कर्ष क्या निकालता है उन शब्दों से, उस पर डिपेंड करेगा। तो प्रैक्टिकल यूज क्या है, हु यूज मैनर, प्लेस एंड टाइम ऑफ एन अटरेंस टू क्रिएट मीनिंग, कि वो किस तरह से बोल रहा है, कहां बोल रहा है, किस समय पे बोल रहा है। समझ ना, बोलने का स्टाइल होता है ना हर व्यक्ति का। हाँ ठीक, तो ये प्रैक्टिकल यूज से है कि आप अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कौन सी बात दोस्त से कैसे कहनी है, पिताजी से कैसे कहनी है, दादाजी से कैसे कहनी है, टीचर से कैसे कहनी है। तो प्रैग्मेटिक है प्रैक्टिकल यूज ऑफ, व्यवहारिकता में भाषा को आप कैसे यूज कर रहे हैं। है ना? एक दिन मेरा भाई टीनेजर है,
तो आया मेरे पास, कह रहा कि अब हम लोग ओपन है, हम तो बातें करते हैं। तो कह रहा कि यार लड़कियों से कैसे बात करते हैं, मैं मेरे ट्यूशन में 2-3 साल तक कोई लड़की थी और मैं तो उसे कभी कुछ कह नहीं पाया और मैं तो शाय ही रह गया, ये वो लड़कियों से कैसे बात करते हैं ये बताओ। मैंने, कैसे क्या बात करते हैं, इंसान ही है लड़कियां, जैसे दोस्तों से बात करते हैं वैसे ही बात करते हैं। अब ये जब मैंने उसको कहा कि जैसे दोस्तों से बात करते हैं वैसे ही बात करते हैं, अब आप जानते हैं टीनेजर लड़के या लड़कियां कैसे बात करते हैं, या हो सकता है उसने इंस्टाग्राम से कोई रील देखी हो अगर बात ना भी की हो। तो कह रहा दोस्तों से तो मैं तो क्या मतलब, अच्छा ऐसे बोल सकते हैं कि और भाई कैसा है, आजकल तो बाप को याद भी नहीं करता। मैंने कहा भाई ये नहीं बोल सकते, माफ कर, है ना। कह रहा है कि ये बोल सकते हैं दोस्तों से तो मैं ऐसे बातें करता हूँ, बोल सकते हैं ये ऐसे किसी लड़की से बात करनी हो तो। वो जान के मजे ले रहा था। तो मैंने कहा भाई ये नहीं बोल सकते, ये प्रैग्मेटिकली गलत है, ये सब नहीं करना है ना। तो ये कहानी है, ये मजाक की बात है, जस्ट मैं प्रैग्मेटिक्स का एग्जांपल देते हुए मुझे याद आ गया। अगली बार तो पक्का मैं हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी पढ़ाने वाली हूँ, बहुत टाइम से मैं जो है मन में, मतलब अब तो मैं आजकल यूट्यूब पे भी लेटेस्ट नहीं लेती हूँ ना कई बार से, तो अब मन मेरा था तो मैंने, अब मज़ा आ रहा है। खैर लैंग्वेज पेडागोजी तो खैर हम अगली बार पढ़ेंगे, इस बार तो आप पुराना सेशन ही देख लेंगे और बाकी जो आपको कराया जा रहा है बैच में, तो ये लैंग्वेज पेडागोजी का ही एग्जाम्पल है। ठीक, खैर आते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन यानी भाषाई निर्धारण, एक टॉपिक है ली वोर्फ की, ये आ जाते हैं क्वेश्चन लैंग्वेज पेडागोजी में भी और सीडीपी में भी आ सकते हैं। तो ली वोर्फ एक व्यक्ति हैं, उन्होंने दी है ये लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन यानी भाषाई निर्धारण या निर्धारक। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म इज द कॉन्सेप्ट दैट लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर्स लिमिट एंड डिटर्मिन ह्यूमन नॉलेज और थॉट एज वेल एज थॉट प्रोसेसेस। यानी भाषा जो है वो निर्धारित करती है, डिटर्मिन करती है कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी होगी। लैंग्वेज डिटर्मिन करती है आपकी विचारधारा को, यानी जिस भाषा में आप बोलते होंगे, जो भाषा आप पढ़ते होंगे, वो आपके सोचने के तरीके को इन्फ्लुएंस करती है। ये ली वोर्फ कह रहे हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म में कि लैंग्वेज डिटर्मिन करती है, निर्धारित करती है, सुनिश्चित करती है। बहुत टाइम है सीटेट के लिए, पढ़ लो अच्छे से, हो जाएगा। हाँ तो वो प्रैग्मेटिज्म का यूज है, ये एग्जांपल से आपको याद रहेगा अंशुल, ठीक है। चलिए खैर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? फटाक से आप जवाब देंगे, जल्दी जवाब देंगे आप। इस बार यार मेरे पास टाइम होता तो मैं पक्का पढ़ा देती, अभी तो मेरी बैंड बजी हुई है, 3.5 घंटे क्लास में दिन में लेके आई हूँ, 1-1.5 घंटा जाने में लगाया है, 1 घंटा आने में लगाया है, ट्रैफिक और गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई थी। वो अभी तो मैं ज़बरदस्ती चाय पी के आपके सामने, नहीं तो मुझे नींद आ रही है, मैं सुबह 4:30 बजे की जगी हुई हूँ, क्योंकि इसलिए आज मैंने यूट्यूब वाला सेशन भी हटाया है और वो कल कराऊंगी हिंदी पेडागोजी के 50 क्वेश्चन, और आज मैं D+B की स्ट्रेटजी शेयर करूंगी, वो D+B के बैच में भी लग जाएगा सेशन। बी मॉर्फीम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, रूपिम जिसको हम कहते हैं। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड पूछा होता तो फोनीम हो जाता। प्रैक्टिकल सिनेरियो में इन्फॉर्म करने से, निष्कर्ष निकालने से संबंधित होता या यूज से संबंधित होता तो हम कहते हैं ये प्रैग्मेटिक है, लिटरल मीनिंग के परे जाता है। ये सिंटैक्स, स्ट्रक्चर या रूल्स की बात करता है लैंग्वेज में, ग्रामर सही है कि नहीं, फॉर्म सही है कि नहीं, ये सब सिंटैक्स देखता है, इसको सिंटैक्टिकल भी बोलते हैं। चलिए लास्ट सवाल है आज का, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वर अंडर एस्टिमेटेड, यानी पियाजे ने थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया किस एरिया को, जब बात हो रही थी किसके भाषा विकास के कॉन्टेक्स्ट में, तो फटाफट से बताएंगे। हेरिडिटी को नहीं, हेरिडिटी को तो वो महत्व देते ही हैं। ईगोसेंट्रिक स्पीच को, एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड, इसको भी महत्व दिया है। इसके ना अलग अलग जवाब आपको मिल जाएंगे, बट आज के समय में अगर आज ये क्वेश्चन आए तो आप ईगोसेंट्रिक लगा सकते हैं। आज ये क्वेश्चन आए तो, वैसे सोशल इंटरेक्शन इसका सही आंसर था जिस समय ये आया था, है ना। तो क्योंकि वो लैंग्वेज के क्षेत्र में बात कर रहे हैं कि सामाजिक संपर्क का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि आप अभी भी इसको सोशल इंटरेक्शन ही लगा देना, हालांकि अभी कॉग्निटिव इमेच्योरिटी आया है रिसेंटली, बट आप बी के साथ ही जाइएगा, क्योंकि सामाजिक संपर्क मतलब ये कह रहे हैं, क्योंकि भाषा, पियाजे कह रहे हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो भाषा अपने आप विकसित होगी, सोशल इंटरेक्शन उतना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है भाषा के विकास में। बी इज द राइट ओनली, क्योंकि बी ऑप्शन है यहाँ पे। तो उनके लिए भाषा का विकसित होना, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी या ईगोसेंट्रिक स्पीच का होना, कॉग्निशन का डेवलप होने की प्रोसेस है, कि जब दिमाग डेवलप होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो भाषा अपने आप विकसित हो जाएगी। तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट सोशल इंटरेक्शन को किया है कि सोशल इंटरेक्शन का कोई खास ज्यादा इस्तेमाल है नहीं भाषा के विकसित होने में, तो बी ही होगा। मैंने आपको एक क्लियर एक्सप्लेनेशन दे दिया है इसका।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अभी D2+ वालों का एक सेशन में लगवाऊंगी, उनको आगे की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए वो बता दूंगी। थॉट नॉट ओनली डिटर्मिन्स लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रोसीड्स इट। इट वॉज एन आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय। विचार न केवल भाषा निर्धारित करता है, लेकिन यह इससे पहले भी आता है। इससे मतलब भाषा से पहले भी आता है विचार। तो थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज किसने कहा है, बताओ फटाक से। हाँ, नहीं, सोशल एक्सपीरियंस की बात तो वो करते हैं, बट भाषा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं करते हैं, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। वो जो 4 फैक्टर्स है ना, MESE में S तो है ना, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए खैर, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। 1 मिनट रुको यार, आप लोग कमेंट्स पढ़ लूँ। ये आज हमारा माउस जो है क्वेश्चन नहीं कर रहा। हाँ, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस का एक क्वेश्चन कराना था, मैं कल कराऊंगी आपको, याद दिला देना मुझे, मतलब कल मतलब मंडे को। आपकी वीडियो देखता हूँ तो एक एनर्जी आ जाती है। लास्ट और मेरा गैप है 12 ईयर्स का। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट भाई, बढ़िया से मेहनत करो राहुल। अगर ये 1 महीना या जितना भी समय जिसके पास है जिस पेपर का, अगर आपने तबीयत से मेहनत कर ली ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और पेपर भी क्लियर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस टाइम पे गिव अप नहीं करना होता कि अब तो टाइम ही नहीं बचा, अब क्या करूंगा पढ़ के, ये नहीं करना होता। अब तो बेस्ट देना होता है। लेक्सिकल वर्ड्स वो होते हैं जिनका अपना कोई मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट। जैसे वाटर अपने आप में लेक्सिकल है क्योंकि इसका कोई स्वतंत्र मतलब है, मीनिंग है ना। मैं कहूँ खाम खा, तो खाम खा का कोई अपना मीनिंग नहीं है, कोई बहुत वो वैसा नहीं है कि बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज का शब्द नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट कोई ऐसा खास मीनिंग है। तो इसका जीन पे आ जाए, थॉट नॉट ओनली प्रोसीड्स लैंग्वेज बट डिटर्मिन्स इट। यानी सुनिश्चित भी करता है कि थॉट जो सोचा है आपने वो निर्धारित करेगा कि भाषा क्या इस्तेमाल करोगे, और विचार पहले भी आता है भाषा से। वाइगॉत्स्की क्या कहेंगे, दोनों पैरेलल चलते हैं, 3 साल के बाद मर्ज हो जाते हैं। कोलबर्ग और पैवलोव का इसमें अपना कोई विचार इस सच है नहीं। एक सवाल और कर लो। अच्छा, ये बात मैं आपको बताना भूल गई, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इसके बारे में कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे फास्टेस्ट या क्रिटिकल पीरियड क्या है। तो कह सकते हैं कि कह सकते हैं होता ही है फास्टेस्ट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। फास्टेस्ट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की दृष्टि से, लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक तीव्रता से भाषा विकास कहाँ होता है, सबसे तेज लैंग्वेज डेवलपमेंट किस स्टेज में होता है। तो आप कहेंगे 2 से 6 वर्ष में, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, ये वही स्टेज है जिसमें प्याजे कह रहे हैं कि ईगो सेंट्रिक है, क्योंकि भाषा विकास बहुत तेजी से हो रहा है बच्चे में। ये सेंसिटिव पीरियड है भाषा विकास के लिए, संवेदनशील काल है। संवेदनशील मतलब इस समय बहुत अच्छा भाषा विकास हो सकता है, फास्ट हो सकता है। क्रिटिकल पीरियड है, यानी अगर सही माहौल मिले तो ऑप्टिमम, यानी जितना बेहतर विकास होगा, बहुत अच्छा विकास यहाँ पे हो सकता है ना। तो सेंसिटिव पीरियड, क्रिटिकल पीरियड, फास्टेस्ट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, यस, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, एक सवाल देख लो, अर्ली चाइल्डहुड इज अ डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन या पूर्व बाल्यावस्था डैश अवधि है। नॉट सो सिग्निफिकेंट, नहीं भाई सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 से 6 वर्ष में बच्चा दिन के 20, 25, 40, 50 शब्द तक सीख लेता है दिन के। एंड अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिव, यस, न्यूट्रल नहीं है, इंपॉर्टेंट है भाई। क्रिटिकल पीरियड है, असेंसिटिव एक संवेदनशील काल। क्रिटिकल पीरियड वो जो इंपॉर्टेंट हो, कि अगर आपको माहौल मिले तो उस समय आप बहुत अच्छा विकास आपका हो जाएगा, चाहे वो भाषा का हो, फिजिकल डेवलपमेंट का हो। अलग अलग पीरियड अलग अलग चीजों के लिए क्रिटिकल होता है। ठीक है ना, चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कोई आपका मन में विचार हो तो आप पूछ सकते हैं। क्रूशियल पीरियड है, यस, मैं करा दूंगी सिमरन, डोंट वरी। भाई कार्टून देख रहा है तो वही भाषा बोलेगा, दिन के नए नए शब्द सीखेगा, किसी से गाली सुन ली वो भी रिपीट कर देगा 2 से 6 वर्ष में। पूनम कोशिश कीजिए इस टाइम पे प्रायोरिटी पढ़ाई को दें, फैमिली से कहें कोऑपरेट करें। ठीक है ना, कराऊंगी अभी अदिति, डोंट वरी। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद आपका, मंडे मिलते हैं। एक्टिव वोकैबुलरी वो होती है जो आपके दिनचर्या में या डेली यूज में आप एक्टिवली यूज करते हैं। वो कुछ ही शब्द होते हैं, कुछ मतलब काफी शब्द हो सकते हैं, बट वो एक्टिवली यूज में आते रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं, कि आपको पता तो है बट आप यूज नहीं करते उसको। आपने पढ़ाई के समय पे यूज किया होगा बट आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में नहीं है, आपकी बोलचाल की भाषा में वो नहीं है, या एक्टिवली आप यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एक्टिव वोकैबुलरी